दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का महत्वपूर्ण टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस के बारे में। इस वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, उद्देश्य, सदस्यों का निलंबन, सदस्यता का प्रत्याहरण, सिद्धांत, बजट और संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं के बारे में जानेंगे। इसके अगले भाग में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो स्नातक और परास्नातक स्तर के छात्रों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना, उद्देश्य और प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका के बारे में। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध जनित समस्या से अभिप्रेत होकर भविष्य में वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के बीच संघर्षों को रोककर मानव जाति की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो आप जान लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ऐसे समय में हुई जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने भीषणतम रूप में सारे विश्व को आतंकित कर रहा था और इस युद्ध में बहुत व्यापक जन धन की हानि हुई थी। और संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन और अन्य 26 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें ये निर्णय हुआ कि ये राष्ट्र सम्मिलित होकर धुरी राष्ट्रों का सामना करेंगे और इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशंस का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। तो याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध जनित समस्या से प्रेरित होकर भविष्य में वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के बीच संघर्षों को रोककर मानव जाति की रक्षा के लिए, उनके शांतिमय जीवन, प्रगति और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। स्थापना का जो बैकग्राउंड है वो किस तरह से है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा के निर्माण के लिए अगस्त 1944 में वाशिंगटन के डम्बार्ट आक्स भवन में बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में डम्बार्ट आक्स प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। फरवरी 1945 में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के प्रीमियर जोसेफ स्टालिन का एक शिखर सम्मेलन तत्कालीन सोवियत संघ के क्रीमिया के याल्टा में आयोजित किया गया। और अप्रैल-जून 1945 के मध्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप जान लीजिए कि अधिकार पत्र जो है ये सैन फ्रांसिस्को में जो अप्रैल से जून 1945 के मध्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो आप जान लीजिए 1 जून 1945 को ये सम्मेलन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में और इसके सदस्यों की संख्या 50 हो चुकी थी। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया और संयुक्त राष्ट्र की औपचारिक स्थापना इसके अस्थायी मुख्यालय लेक सैक्सेस अमेरिका में हुई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप जान लीजिए कि जब ये सम्मेलन हुआ तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का चार्टर और नए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानून पर सहमति जताई गई। संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसके अनुच्छेद 110 में ये कहा गया है कि चीन गणराज्य, फ्रांस, सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड, अमेरिका तथा शेष राज्यों के अधिकांश राज्यों की सरकारों द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत चार्टर को लागू माना जाएगा। और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 के 4 महीने बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ आधिकारिक तौर पर तब अस्तित्व में आया जब चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका और शेष राज्यों के अधिकांश राज्यों की सरकारों द्वारा चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। और प्रारंभ में आप जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किया। इसमें पोलैंड शामिल नहीं था।
पोलैंड ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर बाद में हस्ताक्षर किया। तो इस तरह से वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां सदस्य बन गया था। आधिकारिक रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आ गया था। आधिकारिक तौर पर याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ गया, जबकि अधिकार पत्र की पुष्टि चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, इंग्लैंड और अमेरिका तथा बहुसंख्यक अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, इस तिथि को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के उपलक्ष्य में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र की सदस्य संख्या है वो 193 यानी 193 है। याद रखिएगा, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है और ये संप्रभु सदस्य राज्य हैं। दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य 2011 में बना। इसके पूर्व तिमोर लेस्ते जो है 151वां सदस्य 2002 में और मोंटेनेग्रो 192वां सदस्य 2006 में बना था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इस स्थापना के उपलक्ष्य में 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1946 वर्ष याद रखिएगा, 1946 से जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, आप जान लीजिए, न्यूयॉर्क में स्थित है। और अब इसके सदस्यों की संख्या को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सहज रूप में सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया है और किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में प्रायः सभी मानवों से संयुक्त राष्ट्र जुड़ा है अपने विशिष्ट अंग और अभिकरणों के द्वारा, और ये दुनिया के अंतःकरण और आशा का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, आप एक तथ्य ये जान लीजिए कि मानव समाज का जो आचरण है उसमें युद्ध, शांति और विध्वंस निर्माण एक साथ चलता रहता है और ये बात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में पूरी तरह सही होती है। एक अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की आवश्यकता को महसूस किया और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भावी विश्व संगठन का आधार महाशक्तियों के पूर्ण मतैक्य पर होना चाहिए और उन्होंने सोवियत संघ, ब्रिटेन और अन्य मित्र शक्तियों को इस बात पर सहमत किया कि एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व संस्था के निर्माण की तैयारी युद्ध काल में ही शुरू कर दी जानी चाहिए। इससे मित्र राष्ट्रों को युद्ध जीतने के लिए नैतिक समर्थन और पूरी दुनिया का संबल भी मिलेगा। तो इस तरह से आप जान लीजिए, संयुक्त राष्ट्र की जो रूपरेखा थी या जो विचार था उसके निर्माण के बारे में, तो ईरान की राजधानी तेहरान में एक सम्मेलन हुआ था और यहाँ पर अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट और मार्शल स्टालिन पहली बार आपस में मिले और उस समय क्या हुआ कि सभी राष्ट्रों के सहयोग से विश्व शांति स्थापित करने की भावना को दोहराया गया और उनका ये मानना था, ये विचार था कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और निर्माण के बाद दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति सुखी और स्वतंत्र जीवन यापन कर सकेगा, क्योंकि उस समय तक जो विश्व था वो एक विश्व युद्ध की मार झेल चुका था और दूसरे विश्व युद्ध की चपेट में था। दोस्तों, आप जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में कई महत्वपूर्ण निर्णय जो है ये लिए गए हैं जिनसे वैश्विक अस्थिरता और संघर्ष को समाप्त करने में जो है महत्वपूर्ण सफलता मिली है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के अनेक क्षेत्रों में संघर्ष के समाधान, शांति स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए संयुक्त राष्ट्र में जो सदस्यों का निलंबन है, निलंबन यानी सस्पेंशन है, उसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य हैं 193 हैं वर्तमान में, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की जो चार्टर के धारा 5 और 6 उसमें इसमें जो चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के आरोप में संघ के किसी भी सदस्य को सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा सदस्यता से वंचित किया जा सकता है और इसके साथ ही उसको मिलने वाली सुविधाओं पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
तो याद रखिएगा दोस्तों, सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर सदस्य देशों को महासभा से निलंबित किया जा सकता है। और देखिए, चार्टर में सदस्यता समाप्त करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। चार्टर की धारा 5 और 6 में संघ के किसी सदस्य को जब वह चार्टर के सिद्धांतों का लगातार उल्लंघन करता है तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। उसकी जो सुविधाएं हैं उसको मिल रही हैं वो जो है समाप्त की जा सकती हैं। सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल को ये अधिकार है कि वो किसी भी निलंबित राष्ट्र को पुनः संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान कर सके। इसका एक उदाहरण ये है कि वर्ष 1992 में यूगोस्लाविया को सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संघ की सदस्यता से वंचित किया गया था, जिसे महासभा ने वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए पुनः स्वीकृति प्रदान की थी। तो ये था संयुक्त राष्ट्र में जो सदस्यता है उनके सदस्यों के निलंबन के बारे में जो प्रावधान है। तो सामान्य सी बात है कि संयुक्त राष्ट्र में जो सदस्य हैं सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर उनको महासभा से निलंबित किया जा सकता है। सदस्यता का प्रत्याहरण यानी विड्रॉल ऑफ मेंबरशिप, तो ये क्या है दोस्तों, आप जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के प्रत्याहार यानी विड्रॉल के संबंध में चार्टर में कुछ भी नहीं कहा गया है। ये सदस्यों की सदस्यता के विड्रॉल की न तो आज्ञा देता है न ही मना करता है। और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इस विषय पर बहुत बहस हुई थी। कुछ राज्य इस पक्ष में थे कि सदस्यों की सदस्यता की वापसी के लिए निषेध कर लिया जाए। कुछ अन्य राज्य इस पक्ष में थे कि यदि सदस्यों के लिए चार्टर में किए गए संशोधन को स्वीकार करना असंभव हो जाता है तो ऐसे सदस्यों को अपनी सदस्यता वापस लेने का अधिकार होना चाहिए। और अंत में इस बात पर एक मत से ये निर्णय लिया गया कि कोई भी व्यक्त प्रावधान न रखे जाएं जिसके अनुसार विशेष परिस्थितियों में सदस्य अपनी सदस्यता वापस ले सकें। दोस्तों, आप जान लीजिए कि इंडोनेशिया ने वर्ष 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का त्याग किया था, लेकिन एक वर्ष बाद वह पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ में लौट आया था। अमेरिका ने वर्ष 1977 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सदस्यता का परित्याग किया था और 1985 में अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता का परित्याग किया था। और अतीत में ब्रिटेन और सिंगापुर ने भी यूनेस्को पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का आरोप लगाकर यूनेस्को की सदस्यता का त्याग किया था। बाद में वर्ष 1997 में ब्रिटेन ने यूनेस्को की सदस्यता पुनः ग्रहण करने की घोषणा की थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त करने के नियमों का जब हम अवलोकन करेंगे तो ये लगेगा कि ऐसा युद्ध के उद्देश्यों और मनोविज्ञान के प्रभाव में किया गया था। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इस बात पर चर्चा की गई थी कि संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता को विश्वव्यापी बना दिया जाए, लेकिन जब चार्टर पर अंतिम रूप से विचार किया गया तब ये निश्चित किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता किसी भी देश के व्यवहार के आधार पर अर्जित की जानी चाहिए। और साथ ही ये भी तय किया गया कि यदि कोई सदस्य राष्ट्र लगातार संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों की अवहेलना करता रहेगा तो उसे सदस्यता से वंचित किया जा सकेगा या उसकी सुविधाओं को समाप्त किया जा सकता है। तो एक तरह से अगर हम मोटे तौर पर देखें तो संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता की शर्तों में शांति प्रियता, उत्तरदायित्व को निभाने के योग्य और इच्छुक हों, इस बात पर जो है विशेष ध्यान दिया जाता है। अब आइए संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है यूनाइटेड नेशंस ऑब्जेक्टिव्स, उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संयुक्त राष्ट्र के जो 4 प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनको जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना, ये पहला उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र का। दूसरा उद्देश्य है कि सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना और सुरक्षा कायम रखना, साथ ही साथ आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में लेना और इसी तरह सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना। और आप देखिए, राष्ट्रों के स्वनिर्णय यानी आत्मनिर्णय और उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करने की प्रक्रिया को गति देना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य हैं। इसके अलावा संघ ने इन उद्देश्यों से जुड़े हुए 2 और लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। एक है
निशस्त्रीकरण और दूसरा है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। तो निशस्त्रीकरण से जो है विश्व शांति को बढ़ावा दिया जा सकता है और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना से अमीर और गरीब देश या जो विकसित और विकासशील देश हैं उनके बीच अंतर कम किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत जो हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 2 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र और इसके सदस्य अनुच्छेद 1 में वर्णित उद्देश्यों के अनुसरण में कुछ सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेंगे, उनके बारे में जानना जरूरी है। क्या क्या ये सिद्धांत हैं संयुक्त राष्ट्र के, तो आप जान लीजिए। दोस्तों, संगठन अपने सभी सदस्यों की संप्रभु समानता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी इसमें जो राष्ट्र शामिल हैं वो सभी संप्रभु राष्ट्र हैं और इसमें सभी सदस्यों की संप्रभुता का जो है ख्याल रखा जाएगा। दूसरा सिद्धांत ये है कि संगठन के सभी सदस्यों से ये आशा की जाती है कि चार्टर के द्वारा जो दायित्व हैं उनका निर्वहन वो पूरी ईमानदारी से करेंगे। तीसरा है कि संगठन के सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण साधनों से करेंगे, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा न्याय खतरे में न पड़े। तो कुल मिलाकर अगर हम इन तीनों जो हैं सिद्धांतों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्य राष्ट्रों की संप्रभुता का ध्यान रखता है, चार्टर द्वारा दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करने की अपेक्षा रखता है और विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करने की बात करता है ताकि वैश्विक शांति और सुरक्षा को खतरा न हो। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रावधानों के मुताबिक सभी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र को सहयोग देंगे और किसी भी ऐसे देश का सहयोग नहीं करेंगे जिसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कार्रवाई की जा रही हो। और इसके अलावा दोस्तों जो अगला सिद्धांत है कि संघ के सभी सदस्य अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग का संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों से असंगत किसी तरह की कार्रवाई करने से बचने की कोशिश करेंगे और संघ ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि जो राज्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं वे इन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें, जहां अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी हो। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर संघ को किसी भी देश के घरेलू मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन ये सिद्धांत अध्याय 7 के तहत प्रवर्तन उपायों के आवेदन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। तो याद रखिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हैं मोटे मोटे कि ये सभी छोटे बड़े देशों की समानता में विश्वास करता है, उनकी संप्रभुता में विश्वास करता है, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारे की बात करता है और साथ ही साथ ये किसी भी विवाद के समाधान में बल प्रयोग या शक्ति प्रयोग की बात नहीं करता, बल्कि शांतिपूर्ण समाधान की बात करता है। और ये संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख सिद्धांत हैं। संयुक्त राष्ट्र के बजट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आप जान लीजिए, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के चार्टर के अनुच्छेद 17 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करने और अनुमोदित करने की जिम्मेदारी जनरल असेंबली यानी महासभा की है। अनुच्छेद 17 के मुताबिक संघ के खर्च का वहन इसके सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जिसमें राशि का निर्धारण महासभा करेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट को महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है, जिसका 16 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र के व्यय में योगदान करने वाले देशों का हिस्सा जो है वो अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी, ये जो है इनका हिस्सा इस तरह से निर्धारित किया गया है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र की जो बजट है या संयुक्त राष्ट्र के कार्य संचालन की जिम्मेदारी है वो उसके बजट का जो व्यवस्था है वो इसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट की बात करें तो इसके पूरे बजट का 22% भाग लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका देता है। अमेरिका के अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान जैसे देश संयुक्त राष्ट्र के बजट में जो योगदान करने वाले शीर्ष देशों में शामिल हैं। और इस बजट में आप जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र की शांति गतिविधियां शामिल नहीं हैं, जिन पर एक वर्ष में बहुत अधिक खर्च होता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसियां यूनिसेफ,
विश्व खाद्य प्रोग्राम भी शामिल नहीं है और इसके लिए जो धन है स्वैच्छिक योगदान करने वाले लोगों द्वारा दिया जाता है। अब आइए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं के बारे में। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं के रूप में अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी और स्पेनिश प्रचलन में रही हैं। छठी आधिकारिक भाषा के रूप में अरबी भाषा को महासभा ने वर्ष 1973 में, सुरक्षा परिषद ने 1982 में और आर्थिक और सामाजिक परिषद ने 1982 में स्वीकार किया है। तो इस तरह वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं 6 हैं: अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, स्पेनिश और अरबी। तो ये 6 आधिकारिक भाषाएं हैं जिसमें इन बैठकों का मिनट या जो विवरण है वो 6 आधिकारिक भाषाओं में प्रकाशित होता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन से हैं, इनके बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर मोटे तौर पर संयुक्त राष्ट्र के अंग के बारे में जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अपने जो है किन अंगों या किन जो है पार्ट्स के द्वारा अपने कार्यों का और दायित्वों का संचालन करता है। तो संयुक्त राष्ट्र के 3 अध्याय का अनुच्छेद 7 जो है वो इसमें 6 जो है इसके अंगों की बात करता है। इसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और न्यास परिषद हैं। तो आप जान लीजिए, इसमें जनरल असेंबली या सुरक्षा परिषद, महासभा, जिसको जनरल असेंबली या महासभा कहा जाता है, जिसको सामान्य सभा भी कहते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद, ये 2 अंग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। न्यास परिषद जो है अब इसकी भूमिका काफ़ी हद तक समाप्त हो गई है। न्यास परिषद जो है इसकी भूमिका बहुत हद तक समाप्त हो गई है, लेकिन ये आप जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और न्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र के इन सभी 6 अंगों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।